नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग अर्थात अंतिम भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। लाला प्रभाशंकर को रुपए मिले तो वह रोए, गांव तो बच गया पर उसे कौन बिलसेगा। दयाशंकर का चित्त फिर से घर से उचाट हो चला है। साधु संतों के सत्संग के प्रेमी हो गए हैं, दिनों दिन वैराग्य में डूबे जाते हैं। इधर माया शंकर की यूरोप यात्रा पर ज्ञान शंकर राजी न हुए। उनके विचारों में अभी यात्रा से माया को यथेष्ट लाभ न पहुंच सकता था। उससे ये कहीं उत्तम था कि वह अपने इलाकों का दौरा करे, उसके बाद हिंदुस्तान के मुख्य मुख्य स्थानों को देखे। अतएव चैत के महीने में माया शंकर गोरखपुर चला गया और 2 महीने तक अपने इलाके की सैर करने के बाद लखनऊ जा पहुंचा। 2 महीने तक वहां भी अपने गांवों का दौरा करता रहा। प्रतिदिन जो देखता अपनी डायरी में लिख लेता। कृषकों की दशा का खूब अध्ययन किया। दोनों इलाकों के किसान उसके प्रजा प्रेम, विनय और शिष्टता पर मुग्ध हो गए। उसने उनके दिलों में घर कर लिया। भय की जगह प्रेम का विकास हो गया। लोग उसे अपना उच्च हितैषी समझने लगे। उनके पास आकर अपनी विपत्ति कथा सुनाते और उसे उनकी वास्तविक दशा का ऐसा परिचय किसी अन्य रीत से न मिल सकता था। चारों तरफ तबाही छाई हुई थी। ऐसा बिरला ही कोई घर था जिसमें धातु के बर्तन दिखाई पड़ते हों। कितने घरों में लोहे के तवा और कढ़ाई भी नहीं थे। ऐसा बिरला ही कोई घर हो जिसमें धातु के बर्तन दिखाई पड़ते हों। कितने घरों में लोहे के तवे और कढ़ाई तक न थे। मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर झोपड़े में और कुछ न दिखाई देता था, न ओढ़ना न बिछौना। यहाँ तक कि बहुत से घरों में खाटें तक न थीं। और वह घर ही क्या, एक एक दो दो छोटी कोठरियाँ थीं, एक मनुष्य के लिए, एक पशुओं के लिए। उसी एक कोठरी में खाना, सोना, बैठना सब कुछ होता था। बस्तियां इतनी घनी थीं कि गांव में खुली हुई जगह दिखाई नहीं देती थी। किसी के द्वार पर सहन नहीं। हवा और आकाश का शहरों की घनी बस्तियों में भी इतना अभाव न होगा। जो किसान बहुत संपन्न समझे जाते थे, उनके बदन पर साबुत कपड़े न थे। उन्हें भी एक जून चबेना पर ही काटना पड़ता था। वह भी ऋण के बोझ से दबे थे। अच्छे जानवरों के रखने को आंखें तरस जाती थीं। जहाँ देखो छोटे छोटे मरियल दुबले बैल दिखाई देते थे और खेत में रेंगते चरनियों पर औंघाते थे। कितने ही ऐसे गांव थे जहाँ दूध तक मैसर न होता था। इस व्यापक दरिद्रता और दीनता को देखकर माया का कोमल हृदय तड़प उठता था। वह स्वभाव से ही भावुक था, बहुत नम्र, उदार और सहृदय। शिक्षा और संगीत ने इन भावों को और भी चमका दिया था। प्रेमाश्रम में नित्य सेवा और प्रजाहित की चर्चा रहती थी। माया का सरल हृदय उसी रंग में रंग गया। वह इन दृश्यों से दुखित होकर माया शंकर को बार बार पत्र लिखता, अपनी अनुभूत घटनाओं का उल्लेख करता। वह इन दृश्यों से दुखित होकर प्रेम शंकर को बार बार पत्र लिखता, अपनी अनुभूत घटनाओं का उल्लेख करता और इस कष्ट का निवारण करने का उपाय सोचता। किंतु प्रेम शंकर या तो उनका उत्तर ही न देते या किसानों की मूर्खता, आलस्य आदि दुस्वभावों की गाथा ले बैठते। माया तो अपने इलाकों की सैर कर रहा था। इधर स्थानीय राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होने लगा। ज्ञान शंकर इस सम्मान पद के पुराने अभिलाषी थे। बड़े उत्साह से मैदान में उतरे। यद्यपि तालुकेदार सभा के मंत्री थे, पर तालुकेदारों की सहायता पर उन्हें भरोसा न था। कई बड़े बड़े तालुकेदार अपने गांव प्रतिनिधि के लिए तत्पर थे। उनके सामने ज्ञान शंकर को अपनी सफलता की कोई आशा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने गोरखपुर के किसानों की ओर से खड़ा होने का निश्चय किया। वहाँ संग्राम इतना भीषण न था। उनके गोविंदे देहातों में घूम घूम कर उनका गुणगान करने लगे। बाबू साहब कितने दयालु ईश्वर भक्त हैं, उन्हें चुनकर तुम कृतार्थ हो जाओगे। वह राज्यसभा में तुम्हारी उन्नति और उपकार के लिए लड़ा देंगे, लगान घटवाएंगे। प्रत्येक गांव में गोचर भूमि
की व्यवस्था करेंगे, नजराने उठवा देंगे, इजाफा लगान का विरोध करेंगे और इखराज को समूल उखाड़ देंगे। सारे प्रांत में धूम मची हुई थी, जैसे सहागल के दिनों में ढोल और नगाड़ों का नाद गूंजने लगता है। उसी भांति इस समय जिधर देखिए जाति प्रेम की चर्चा सुनाई देती थी। डॉक्टर इरफान अली बनारस महाविद्यालय की तरफ से खड़े हुए। बाबू प्रियनाथ ने बनारस म्यूनिसपैलिटी का दामन पकड़ा। ज्वाला सिंह इटावा के रईस थे। उन्होंने इटावा के कृषकों का आश्रय लिया। सैयद इजाद हुसैन को भी जोश आया। वह मुस्लिम स्वत्व की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। प्रेम शंकर इस क्षेत्र में ना आना चाहते थे, पर भवानी सिंह बलराज कादिर खान ने बनारस के कृषकों पर उनका मंत्र चलाना शुरू किया। 3-4 महीनों तक बाजार खूब गर्म रहा। छापे खाने को ट्रैक्टरों के छापने से सिर उठाने का अवकाश न मिलता था। कहीं दावतें होती थीं, कहीं नाटक दिखाए जाते थे। प्रत्येक उम्मीदवार अपनी अपनी ढोल पीट रहा था, मानो संसार के कल्याण का उसी ने बीड़ा उठाया है। अंत में चुनाव का दिन आ पहुंचा। उस दिन नेताओं का सद उत्साह, उनकी तत्परता, उनकी शीलता विनय दर्शनीय थी। वोट देने वालों का तो मानो सौभाग्य सूर्योदय हो गया था। मोहन भोग मेवे खाते थे, मोटरों पर सैर करते थे। सुबह से पहर रात तक रायों की चिट्ठियां पढ़ी जाती रहीं। इसके बाद के 7 दिन बड़ी बेचैनी के दिन थे। ज्यों त्यों करके कटे। 8वें दिन राजपत्र में नतीजे निकल गए। आज कितने ही घरों के चिराग जले। किसानों ने मातम मनाया। ज्ञान शंकर ने मैदान मार लिया। लेकिन प्रेमाश्रम निवासियों को जो सफलता प्राप्त हुई वह आश्चर्यजनक थी। इस अखाड़े के सभी योद्धा विजय पताका फहराते हुए निकले। सबसे बड़ी फतेह प्रेम शंकर की थी। वह बिना उद्योग और इच्छा के इस उच्चासन पर पहुंच गए थे। ज्ञान शंकर ने यह खबर सुनी तो उनका उत्साह भंग हो गया। राज्यसभा में बैठने का उतना शौक न रहा। बहुधा वृक्ष पुंजों में संध्या समय पक्षियों के कलरव से कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन ज्यों ही अंधेरा हो जाता है चिड़ियाँ अपने अपने घोंसलों में जा बैठती हैं। वहाँ नीरवता छा जाती है। उसी भांति जाति के प्रतिनिधिगण राज्यसभा के सुसज्जित सुविशाल भवन में पहुंचकर शांति में मग्न हो गए। वे लंबे चौड़े वादे में बड़ी बड़ी बात सब भूल गए। कोई मुवक्किलों के सेवा संस्कार में लिप्त हुआ, कोई अपने बही खाते की देखभाल में, कोई अपने सैर और शिकार में जाति हित की उमंग शांत हो गई। लोग मनोविनोद की रीत से राज्यसभा में जाते और कुछ निरर्थक प्रश्न पूछकर या अपने वाक्य नैपुण्य का परिचय देकर विदा हो जाते। वह कौन सी प्रेरक शक्तियाँ थीं जिन्होंने लोगों को इस अधिकार पर आसक्त कर रखा था, इसका निर्णय करना कठिन था। पर उनमें सेवा भाव का जरा भी लगाव न था। ये निर्भ्रांत हैं। कारण और कार्य साधन फल दोनों उसी अधिकारी में विलीन हो गए, किंतु प्रेमाश्रम में वह शिथिलता न थी। यहाँ लोग पहले से ही सेवा धर्म के अनुगामी थे। अब उन्हें अपने कार्य क्षेत्र को और विस्तृत करने का सुअवसर मिला। वे लोग नए नए सुधार के प्रस्ताव सोचते, राजकीय प्रस्तावों के गुण दोषों की मीमांसा करते, सरकारी रिपोर्टों का निरीक्षण करते, प्रश्नों द्वारा अधिकारियों के अत्याचारों का पता देते। जहाँ कहीं न्याय का खून होते देखते, तुरंत सभा का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करते। और ये लोग केवल प्रश्नों से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन प्रस्तुत विषयों के मर्म तक पहुँचने की चेष्टा करते। विरोध के लिए विरोध न करते, बल्कि शोध के लिए। इस सद उद्योग और कर्तव्य परायणता ने शीघ्र ही राज्यसभा में इस मित्र मंडल का सिक्का जमा दिया। उनकी शंकाएं, उनके प्रस्ताव, उनके प्रतिवाद आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। अधिकारी वर्ग उनकी बातों को चुटकियों में ना उड़ा सकते थे। यद्यपि डॉक्टर इरफान अली इस मंडल के मुख्य पात्र थे, पर खुला हुआ भेद था कि प्रेम शंकर ही उसके कर्णधार हैं। इस तरह 2 साल बीत गए। यद्यपि मित्र मंडल ने सभा को मुग्ध कर लिया था, पर अभी तक प्रेम शंकर को अपना वह प्रस्ताव सभा में पेश करने का साहस न हुआ जो बहुत दिनों से उनके मन में समाया हुआ था और जिसका उद्देश्य यह था कि जमींदारियों से आसामियों को बेदखल करने का अधिकार ले लिया जाए।
वह स्वयं जमींदार घराने के थे। माया, जिसे वह पुत्रवत प्यार करते थे, एक बड़ा तालुकेदार हो गया था। ज्वाला सिंह भी जमींदार थे। लाला प्रभा शंकर, जिनको वह पिता तुल्य समझते थे, उनके अधिकारों से ज्यों भर की कमी भी न सह सकते थे। इन कारणों से ये प्रस्ताव को सभा के सम्मुख लाते हुए चाहते थे। यद्यपि सभा में भूपतियों की संख्या काफ़ी थी और संख्या के देखते दबाव और भी ज़्यादा, पर प्रेम शंकर को सभा का इतना भय न था जितना अपने संबंधियों का। इसके साथ ही वह अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित होते हुए उनकी आत्मा को दुख होता था। एक दिन वह इसी दुविधा में बैठे थे कि माया शंकर का एक पत्र लिए हुए माया शंकर एक पत्र लिए हुए आया और बोला, देखिए बाबू, दीपक सिंह सभा में कितना घोर अनर्थ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वह सभा में इस आशय का प्रस्ताव लाने वाले हैं कि जमींदारों को आसामियों से लगान वसूल करने के लिए ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि वह अपनी इच्छा से जिस आसामी को चाहें बेदखल कर दें। उनके विचार में जमींदारों को ये अधिकार मिलने से रुपए वसूल करने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। प्रेम शंकर ने उदासीन भाव से कहा, मैं ये पत्र देख चुका हूँ माया, पर आपने इसका कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया? प्रेम शंकर ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, अभी तो नहीं दिया माया। आप समझते हैं कि सभा में प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा? प्रेम, हाँ संभव है माया। तब तो जमींदार लोग आसामियों को कुचल ही डालेंगे। प्रेम, हाँ और क्या माया। अभी से इस आंदोलन की जड़ काट देनी चाहिए। आप इस पत्र का जवाब दे दें तो दीपक सिंह को अपना प्रस्ताव सभा में पेश करने का साहस न हो। प्रेम, ज्ञान शंकर क्या कहेंगे? माया, मैं जहाँ तक समझता हूँ वह इस प्रस्ताव का समर्थन न करेंगे। प्रेम, हाँ मुझे भी ऐसी आशा है। माया शंकर चचा की बातों से उनकी चित्त बुद्धि को ताड़ गए। वह जब से अपने इलाके का दौरा करके लौटा था, अक्सर कृषकों की सुदशा के उपाय सोचा करता था। इस विषय की कई किताबें पढ़ी थी। डॉक्टर इरफान अली से भी जिज्ञासा करना चाहता था। प्रेम शंकर को असमंजस में देखकर उसे बहुत खेद हुआ। वह उनसे तो कुछ और ना कह सका, पर उस पत्र का प्रतिवाद करने के लिए उसका मन अधीर हो गया। आज तक उसने कभी समाचार पत्रों के लिए कोई लेख न लिखा था। डरता था कि लिखते बने या न बने, संपादक छापे या न छापे। 2-3 दिन तक इसी आगा पीछा में पड़ा रहा। अंत में उसने उत्तर लिखा और सकुचाते हुए, कुछ डरते हुए डॉक्टर इरफान अली को दिखाने ले गया। डॉक्टर महोदय ने लेख पढ़ा तो चकित होकर पूछा, ये सब तुम्ही ने लिखा है? माया, जी हाँ, लिखा तो है पर बना नहीं। इरफान, वाह, इससे अच्छा तो मैं भी नहीं लिख सकता। ये सिफत तुम्हें बाबू ज्ञान शंकर से विरासत में मिली है। माया, तो भेज दूँ जाएगा? इरफान, छपेगा क्यों नहीं, मैं खुद भेज देता हूँ। प्रेम शंकर रोज पत्रों को ध्यान से देखते। दीपक सिंह के पत्र पर का किसी ने उत्तर दिया या नहीं, पर 8-10 दिन बीत गए और आशा पूरी नहीं हुई। कई बार उनकी इच्छा हुई कि कल्पित नाम से इस लेख का उत्तर दूं, लेकिन कुछ तो अवकाश न मिला। कुछ चित्त की दशा अनिश्चित रही, न लिख सके। 12वें दिन उन्होंने पत्र खोला तो माया शंकर का लेख नजर आया। आधो पांत पढ़ गए। हृदय में एक गौरवपूर्ण उल्लास हुआ और आवेग भी। तुरंत श्रद्धा के पास गए और लेख पढ़कर सुनाया। फिर इरफान अली के पास आए। उन्होंने पूछा, कोई खबर है क्या? प्रेम, आपने देखा नहीं माया ने दीपक सिंह के पत्र का कैसा युक्तपूर्ण उत्तर दिया है? इरफान, जी हाँ देखा। मैं तो आपसे पूछने आ रहा था कि ये अब माया ने ही लिखा है या आपने कुछ मदद की। प्रेम, मुझे तो खबर ही नहीं, उसी ने लिखा होगा। इरफान, तो उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। बुलाऊं? प्रेम, जी नहीं, उसके इस जोश को दबाने की ज़रूरत है। ज्ञान शंकर ये लेख देख कर रोएंगे। सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा। कहेंगे कि आपने लड़के को बहका दिया। पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने उसे ये पत्र लिखने के लिए इशारा तक नहीं किया। इसी बदनामी के डर से मैंने नहीं लिखा। इरफान, आप ये इल्ज़ाम मेरे सिर पर रख दीजिए, मैं बड़ी खुशी से ले लूँगा। प्रेम, कल उनका कोप पत्र आ जाएगा। माया ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इरफान, भाभी साहिबा का क्या ख्याल है? प्रेम, उनकी कुछ न पूछिए, वह तो इस खुशी में दावत करना चाहती हैं। प्रेम शंकर का अनुमान अक्षरशः सत्य निकला। तीसरे दिन ज्ञान शंकर का कोप पत्र आ पहुँचा। आशय भी वही था। मुझे आपसे ऐसी आशा न थी। साम्यवाद के पाठ पढ़ाकर आपने सरल बालक पर घोर अत्याचार किया है।
इसका 18वां वर्ष पूरा हो रहा है। उसे शीघ्र ही अपने इलाके का शासनाधिकार मिलने वाला है और मैं इस महीने के अंत तक इन्हीं तैयारियों को करने के लिए आने वाला हूँ। हिज एक्सलेंसी गवर्नर महोदय स्वयं राज तिलक करने के लिए पधारने वाले हैं। उस मृदु संगीत को इस बेसुरे राग ने चौपट कर दिया। आपको अपने प्रजावाद का बीज किसी और खेत में बोना चाहिए था। आपने अपने शिक्षाधिकार का खेदजनक दुरुपयोग किया है। अब मुझ पर दया कर माया को मेरे पास भेज दिए। मैं नहीं चाहता कि अब वह एक क्षण वहाँ और रहे। अभिषेक तक मैं उसको अपने साथ रखूँगा। मुझे भय है कि वहाँ रहकर वह कोई और उपद्रव न कर बैठे। संध्या की गाड़ी से माया शंकर ने लखनऊ को प्रस्थान किया। महाशय ज्ञान शंकर का भवन आज किसी कवि कल्पना की भांति अलंकृत हो रहा था। आज वह दिन आ गया जिसके इंतजार में एक युग बीत गया। प्रभुत्व और ऐश्वर्य का मनोहर स्वप्न पूरा हो गया। माया शंकर के तिलकोत्सव का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। बंगले के सामने एक विशाल प्रशस्त मंडप तना। उसकी सजावट के लिए लखनऊ के चतुर फर्रास बुलाए गए। मंच गंगा जमुनी कुर्सियों से जगमगा रहा है। चारों तरफ अनुपम शोभा है। गोरखपुर, लखनऊ, बनारस के मान्य पुरुष उपस्थित हैं। दीवान खाना, मकान, बंगला सब मेहमानों से भरा है। एक और फौजी बाजा है। दूसरी ओर बनारस के कुशल शहनाई वाले बैठे हैं। एक दूसरे सामियाने में नाटक खेलने की तैयारियां हो रही। मित्र भवन के छात्र अपना अभिनय कौशल दिखाएंगे। डॉक्टर प्रियनाथ का संगीत समाज अपना जौहर दिखाएगा। लाला प्रभाशंकर मेहमानों के आदर सत्कार में प्रवृत्त हैं। दोनों रियासतों के देहातों से सैकड़ों नंबरदार और मुखिया आए हुए हैं। लखनपुर ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। ये सब ग्रामीण सज्जन प्रेम शंकर के मेहमान हैं। कादिर खां, दुखरन भगत, डब्बट सिंह सब आज केसरिया बाना धारण किए हुए हैं। वे आज अपने कारावास जीवन पर नकल करेंगे। सैयद इजाद हुसैन ने एक जोरदार कसीदा लिखा। इत्तेहादी यतीम खाने के लड़के मुखिया आए हुए। लखनपुर ने भी अपने प्रतिनिधि भेजे हैं। वे सब ग्रामीण सज्जन प्रेम शंकर के मेहमान हैं। कादिर खां, दुखरन भगत, डपट सिंह सब आज केसरिया बाना धारण किए हैं। वे आज अपने कारावास जीवन पर नकल करेंगे। सैयद इजाद हुसैन ने एक जोरदार कसीदा लिखा है। इत्तेहादी यतीम खाने के लड़के हरी हरी झंडियाँ लिए माया शंकर के स्वागत के लिए खड़े हैं। अंग्रेज मेहमानों का स्थान अलग है। वे भी एक एक करके आते जाते हैं। उनके सेवा सत्कार का भार डॉक्टर इरफान अली ने लिया है। उन लोगों के लिए प्रोफेसर रिचर्डसन कलकत्ते से बुलाए गए हैं, जिनका गान विद्या में कोई सानी नहीं है। बाबू ज्ञान शंकर गवर्नर महोदय के स्वागत की तैयारियों में मग्न हैं। संध्या का समय था। बसंत की शुभ्र सुगंधा समीर चल रही थी। लोग गवर्नर का स्वागत करने के लिए स्टेशन की तरफ चले। ज्ञान शंकर का ही हाथी सबसे आगे था। पीछे पीछे बैंड बजता जा रहा था। स्टेशन पर सबसे पहले फूलों का ढेर लगा दिया गया। ज्यों ही गवर्नर की स्पेशल आई, वह गाड़ी से उतरे। उन पर फूलों की वर्षा हुई। उन्हें एक सुसज्जित फिटन पर बिठाया गया। जुलूस चला। आगे आगे हाथियों की माला थी। उनके पीछे राजपूतों की एक रेजिमेंट। फौज के बाद गवर्नर महोदय की फिटन थी, जिस पर कारचोबी का छत्र लगा था। फिटन के पीछे शहर के रईसों की सवारियां थीं। उनके बाद पुलिस के सवारों की टोली। सबसे पीछे बाजे थे। ये जुलूस नगर की मुख्य सड़कों पर होता हुआ चिराग जलते जलते ज्ञान शंकर के मकान पर आ पहुंचा। हिज एक्सलेंसी महाराज गुरुदत्त राय चौधरी फिटन से उतरे। मंच पर आकर अपनी निर्दिष्ट कुर्सी पर विराजमान हो गए। विद्युत के उज्जवल प्रकाश में इनकी विशाल प्रतिभा संपन्न मूर्ति गंभीर तेजमयी ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग से कोई दिव्य आत्मा आई हो। केसरिया साफा और सादे श्वेत वस्त्र उनकी प्रतिमा को और भी चमकाते थे। रईस लोग कुर्सियों पर बैठे। देहाती मेहमानों के लिए एक तरफ उज्ज्वल फर्श बिछा था। प्रेम शंकर ने उन्हें वहां पहले से ही बिठा रखा था। सब लोगों के यथास्थान बैठ जाने के बाद माया शंकर रेशम और रत्नों से चमकता हुआ दीवान खाने से निकला और मित्र भवन के छात्रों के साथ पांडाल में आया।
बंदूकों की सलामी हुई। ब्राह्मण समाज ने मंगलाचरण गान शुरू किया। सब लोगों ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। महाराज गुरुदत्त राय ने नीचे उतरकर उसे आलिंगन किया, उसे लाकर उसके सिंहासन पर बैठा दिया। मायाशंकर के मुखमंडल पर इस समय हर्ष था, उल्लास का कोई चिन्ह न था। चिंता और विचार में डूबा हुआ नजर आता था। विवाह के समय मंडप के नीचे वर की जो दशा होती है, वही दशा इस समय उसकी थी। उसके ऊपर कितना उत्तरदायित्व का भार रखा जाता था। आज से उसे कितने प्राणियों के पालन का, कल्याण का, रक्षा का कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। सोते जागते, उठते बैठते न्याय और धर्म पर निगाह रखनी पड़ेगी। उसके कर्मचारी प्रजा पर जो जो अत्याचार करेंगे, उन सब का दोष उसके सिर पर होगा। दीनों की हाय, दुर्बलों के आंसू, उसे कितना सशंक रहना पड़ेगा। इन आंतरिक भावों के अतिरिक्त ऐसी भद्र मंडली के सामने खड़े होने और हजारों नेत्रों के केंद्र बनने का संकोच कुछ कम अशांतिकारक नहीं था। ज्ञान शंकर उठे और अपना प्रभावशाली अभिनंदन पत्र पढ़ सुनाया। उनकी भाषा और भाव दोनों ही निर्दोष थे। डॉक्टर इरफान अली ने हिंदुस्तानी भाषा में उसका अनुवाद किया। तब महाराज साहब उसका उत्तर देने के लिए खड़े हुए। उन्होंने पहले ज्ञान शंकर और अन्य रईसों को धन्यवाद दिया। दो चार मार्मिक वाक्यों में ज्ञान शंकर की कार्यपटुता, योग्यता की प्रशंसा की। राय कमलानंद और रानी गायत्री के सोयस और सुकीर्ति, प्रजा रंजन और आत्मोत्सर्ग का उल्लेख किया। तब मायाशंकर को संबोधित करके उसके सौभाग्य पर हर्ष प्रकट किया। वक्ता के दोष भाग में मायाशंकर को कर्तव्य और सुनीति का उपदेश दिया। अंत में आशा प्रकट की, वह अपने देश, जाति और राज्य का भक्त, समाज का भूषण बनेगा। तब मायाशंकर उत्तर देने के लिए उठे। उनके पैर कांप रहे थे और छाती में जोर से धड़कन हो रही थी। उन्हें भय था कि कहीं मैं घबरा कर बैठ न जाऊं। उनका दिल बैठा जाता था। ज्ञान शंकर ने पहले से ही उसे तैयार कर रखा था, उत्तर लिखकर याद करा दिया था। पर मायाशंकर के मन में कुछ और ही भाव थे। उसने अपने विचारों का जो क्रम स्थिर कर रखा था, वह छिन्न भिन्न हो गया था। एक क्षण तक वह हत बुद्धि बना अपने विचारों को संभालता रहा। कैसे शुरू करूं, क्या कहूं? प्रेम शंकर सामने बैठे हुए उसके संकट पर अधीर हो रहे थे। सहसा मायाशंकर की निगाह उन पर पड़ गई। इस निगाह ने उस पर वही काम किया जो रुकी हुई गाड़ी पर ललकार करती है। उसकी वाणी जागृत हो गई। ईश्वर प्रार्थना और उपस्थित महानुभावों को धन्यवाद देने के बाद बोला, महाराज साहब, मैं उन अमूल्य उपदेशों के लिए अंतःकरण से आपका अनुग्रहित हूँ जो आपके मेरे आने वाले कर्तव्यों के विषय में प्रदान किए गए, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यथासाध्य उन्हें कार्य में परिणत करूँगा। महोदय ने कहा है कि वह तालुकेदार अपनी प्रजा का मित्र, गुरु, सहायक है। मैं बड़ी विनय के साथ निवेदन करूँगा कि वह इतना ही नहीं, कुछ और भी है। वह अपने प्रजा का सेवक भी है। वही उसके अस्तित्व का उद्देश्य और हेतु है, अन्यथा संसार में उसकी कोई ज़रूरत न थी। उसके बिना समाज के संगठन में कोई बाधा न पड़ती। वह इसलिए नहीं है कि प्रजा के पसीने की कमाई को विलास और विषय भोग में उड़ाए। उनके टूटे फूटे झोपड़ों के सामने अपना ऊंचा महल खड़ा करे। उनकी नम्रता को अपने रत्न जटित वस्त्रों से अपमानित करे। उनकी संतोष में सरलता को अपने पार्थिव वैभव से लज्जित करे। उनकी स्वाद लिप्सा से उनकी क्षुधा पीड़ा का उपहास करे। अपने स्वत्वों पर जान देता हो, अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ हो। ऐसे निरंकुश प्राणियों से प्रजा की जितनी जल्दी मुक्ति हो, उसका भार प्रजा के सिर दूर हो, उतना ही अच्छा हो। विज्ञ सज्जनों, मुझे ये मिथ्या अभिमान नहीं है कि मैं इन इलाकों का मालिक हूँ। पूर्व संस्कार और सौभाग्य ने मुझे ऐसे पवित्र, उन्नत, दिव्य आत्माओं की सत्संगत से उपकृत होने का अवसर दिया। अगर ये भ्रम का महत्व एक क्षण के लिए मेरे मन में आता तो मैं अपने को अधम और अक्षम्य समझता। भूमि या तो ईश्वर की है, जिसने इसकी सृष्टि की, या किसान की, जो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। राजा देश की रक्षा करता है, इसीलिए उसे किसानों से कर लेने का अधिकार है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इससे कम आपत्तिजनक व्यवस्था करे, चाहे प्रत्यक्ष रूप में ले या कोई इससे कम आपत्तिजनक व्यवस्था करे। अगर किसी अन्य वर्ग या श्रेणी को मिल्कियत, जायदाद, अधिकार के नाम पर किसानों को अपना भोग
पदार्थ बनाने की स्वच्छंदता दी जाती है तो इस प्रथा को वर्तमान समाज व्यवस्था का कलंक चिन्ह समझना चाहिए। ज्ञान शंकर के मुंह पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गवर्नर साहब ने अनिच्छा भाव से पहलू बदला। रईसों में इशारे होने लगे। लोग चकित थे कि इन बातों का अभिप्राय क्या है। प्रेम शंकर तो मारे शर्म के गड़े जाते थे। डॉक्टर इरफान अली और ज्वाला सिंह के चेहरे खिल पड़े थे। माया शंकर ने जरा दम लेकर फिर कहा, मुझे भय है कि मेरी बातें कहीं तो अनुपयुक्त और समय विरुद्ध और कहीं क्रांतिकारी विद्रोह में समझी जाएंगी, लेकिन ये भय मुझे उन विचारों के प्रकट करने से रोक नहीं सकता जो मेरे अनुभव के फल हैं, जिन्हें कार्य रूप में लाने का मुझे सुअवसर मिला। मेरी धारणा है कि मुझे किसानों की गर्दन पर जुआ रखने का कोई अधिकार नहीं। ये मेरी नैतिक दुर्बलता और भीरुता होगी। अगर मैं अपने सिद्धांत का भोग लिप्सा पर बलिदान कर दूं, अपनी ही दृष्टि से पतिता होकर कौन जीना पसंद करेगा। मैं सब सज्जनों के सम्मुख उन अधिकारों और स्वत्वों का त्याग करता हूँ जो प्रथा का नियम समाज व्यवस्था ने मुझे सौंपे हैं। मैं अपनी प्रजा को अपने अधिकारों के बंधन से मुक्त करता हूँ। वह न मेरे आसामी हैं और न मैं उनका ताल्लुकेदार हूँ। वह सब सज्जन मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। आज से वह अपनी जोत के स्वयं जमींदार हैं। अब उन्हें मेरे कारिंदों के अन्याय और मेरी स्वार्थ भक्ति की यंत्रणाएं न सहनी पड़ेंगी। वह इजाफे इखराज बेगार की विडंबनाओं से निवृत्त हो गए। ये न समझिए कि मैंने किसी आवेग के वशीभूत होकर ये निश्चय किया, नहीं। मैंने उसी समय ये संकल्प किया जब अपने इलाके का दौरा पूरा कर चुका। आपको मुक्त करके मैं स्वयं मुक्त हो गया। अब मैं अपना स्वामी हूँ। मेरी आत्मा स्वच्छंद है। अब मुझे किसी के सामने घुटने टेकने की ज़रूरत नहीं। इस दलाली की बदौलत मुझे अपनी आत्मा पर कितने अन्याय करने पड़ते हैं, इसका मुझे कुछ थोड़ा अनुभव भी हो चुका है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस आत्म पतन से बचा लिया। मेरा अपने समस्त भाइयों से निवेदन है कि वह 1 महीने के अंदर मेरे मुख्तार के पास आकर अपने हिस्से का सरकारी लगान पूछ लें और वह रकम खजाने में जमा कर दें। मैं श्रद्धेय डॉक्टर इरफान अली से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस विषय में मेरी सहायता करें और कानून की जटिल समस्याओं को तय करने की व्यवस्था करें। मुझे आशा है मेरा समस्त भ्रातृवर्ग आपस में प्रेम से रहेगा, जरा सी बातों के लिए अदालत की शरण नहीं लेंगे। परमात्मा आपके हृदय में सहिष्णुता, सद्भाव और सुविचार उत्पन्न करे, आपको अपने नए कर्तव्य का पालन करने की क्षमता प्रदान करे। हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़मीन आसामियों को नफ़े पर न उठा सकेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरे साथ घोर अन्याय होगा, क्योंकि जिन बुराइयों को मैं मिटाना चाहता हूँ आप उन्हीं का प्रचार करेंगे। आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि आप किसी दशा में भी इस व्यवहार से लाभ न उठाएंगे। आसामियों से नफ़ा लेना हराम का काम समझेंगे। माया शंकर ज्यों ही अपना कथन समाप्त करके अपनी जगह पर बैठा, हजारों आदमी चारों तरफ से आकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। कोई उनके पैरों पर गिरा पड़ता था, कोई रोता, कोई दुआएं देता, कोई आनंद से विहल होकर उछल रहा था। आज उन्हें अमूल्य वस्तु मिल गई थी जिसकी वह स्वप्न में भी कल्पना न कर सकते थे। दीन किसान को जमींदार बनने का हौसला कहाँ। सैकड़ों आदमी गवर्नर महोदय के पैरों पर गिर पड़े। कितने ही लोग बाबा ज्ञान शंकर के पैर से लिपट गए। शामियाने में हलचल मच गई। लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलते थे, अपने भाग्य को सराहते थे। प्रेम शंकर सिर झुकाए खड़े थे, मानो किसी विचार में डूबे हों, लेकिन उनके अन्य मित्र खुशी से फूले ना समाते थे। उनकी सगर्व आंखें कह रही थीं कि हमारी संगति और शिक्षा का फल है, हमको भी इसका कुछ श्रेय मिलना चाहिए। रईसों के प्राण संकट में पड़े हुए थे। आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकते थे, मानो अपने कानों और आंखों पर विश्वास न आता हो। कई विद्वान इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करने के लिए आतुर हो रहे थे, पर यहाँ उसका अवसर न था। गवर्नर महोदय बड़े असमंजस में पड़े थे। इस कथन का किन शब्दों में उत्तर दूं? वह दिल में माया शंकर के महान त्याग की प्रशंसा कर रहे थे, पर उसे प्रकट करते हुए उन्हें भय था कि कहीं अन्य तालुकेदार और रईसों को बुरा न लगे। उसके साथ ही चुप रहना माया शंकर के इस महान यज्ञ का अपमान करना था। उन्हें माया शंकर में ये प्रेम में श्रद्धा हो गई थी जो पुनीत आत्माओं का भाग है। खड़े होकर मृदु स्वर में बोले, माया शंकर, यद्यपि हम में से अधिकांश सज्जन उन सिद्धांतों में के कायल न होंगे जिससे प्रेरित होकर आपने यह अलौकिक संतोष व्रत धारण किया है, पर जो पुरुष सर्वथा हृदय शून्य नहीं है,
वह अवश्य आपको देवतुल्य समझेगा। संभव है कि जीवन पर्यंत सुख भोगने के बाद किसी को वैराग्य हो जाए, किंतु जिस युवक ने अभी प्रभुत्व और वैभव के मनोहर सुखद उपवन में प्रवेश किया, उसका ये त्याग आश्चर्यजनक है। पर यदि बाबू साहब को बुरा न लगे तो मैं कहूँगा कि समाज की कोई व्यवस्था केवल सिद्धांतों के आधार पर निर्दोष नहीं हो सकती, चाहे वे सिद्धांत कितने ही उच्च और पवित्र हों। उसकी उन्नति मानव चरित्र के अधीन है। एकाधिपतियों में देवता हो गए, प्रजावादियों में भयंकर राक्षस। आप जैसे उदार, विवेकशील, दयालु स्वामी की जाति से प्रजा का कितना उपकार हो सकता है। आप उसके पथ प्रदर्शक बन सकते थे। अब ये प्रजा हित साधनों से वंचित हो जाएगी। लेकिन मैं इन कुत्सित विचारों से आपको भ्रम में नहीं डालना चाहता। शुभ कार्य सदैव ईश्वर की ओर से होते हैं, यह भी ईश्वरीय इच्छा है और हमें आशा करनी चाहिए कि इसका फल अनुकूल होगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन नए जमींदारों का कल्याण करे, आपकी कीर्ति अमर हो। इधर तो मित्र भवन की मंडली नाटक खेल रही थी। मस्ताने की ताने, प्रियनाथ की सरोध्वनि रंग भवन में गूंज रही थी। उधर बाबू ज्ञान शंकर नैराश्य के उन्मत्त आवेश में गंगा तट की ओर लपके चले जाते थे, जैसे कोई टूटी हुई नौका जल तरंगों में बहती चली जाती हो। आज प्रारब्ध ने उन्हें फिर परास्त कर दिया। अब तक उन्होंने सदैव प्रारब्ध पर विजय पाई थी, आज पासा पलट गया। ऐसा पलटा कि अब संभलने की कोई आशा नहीं। अभी एक क्षण पहले उनका भाग्य भवन जगमगाते हुए दीपकों से प्रदीप्त हो रहा था, पर वायु के एक प्रचंड झोंके ने उन दीपकों को बुझा दिया। अब उनके चारों ओर गहरा घना अंधेरा था, जहाँ कुछ न सूझता था। कुछ सोचते चले जाते थे, क्या इसी उद्देश्य के लिए मैंने अपना जीवन समर्पण किया? क्या अपनी नाव इसीलिए बोझी थी कि वह जलमग्न हो जाए? हाँ वैभव, लालसा, तेरी बलवेदी पर मैंने क्या नहीं चढ़ाया। अपना धर्म, अपनी आत्मा तक भेंट कर दी। तेरे भाड़ में मैंने क्या नहीं झोंका। अपना मन, वचन, कर्म सब कुछ आहुति कर दी। क्या इसीलिए कि कालिमा के सिवाय और कुछ हाथ न लगे? माया शंकर का कसूर नहीं, प्रेम शंकर को दोष नहीं, ये सब मेरे प्रारब्ध की कूट लीला है। मैं समझता था कि मैं स्वयं अपना विधाता हूँ। विद्वानों ने भी ऐसा कहा है, पर आज मालूम हुआ कि मैं इनके हाथों का खिलौना था। उसके इशारों पर नाचने वाली कठपुतली था। जैसे बिल्ली चूहे को खिलाती, जैसे मछुआ मछली को खिलाता, उसी बात इसने मुझे अभी तक खिलाया। कभी पंजे से पकड़ता, कभी छोड़ देता। जरा देर के लिए उसके पंजे से छूटकर मैं सोचता था उस पर विजय पाई, पर आज खेल का अंत हो गया। बिल्ली ने गर्दन दबा दी, मछुआ ने बंसी खींच ली। मनुष्य जितना दीन, जितना परवश है, भाभी कितनी प्रबल और कितनी कठोर है। जो तिमंजिला भवन मैंने एक युग में अविश्रांत युद्ध योग से खड़ा किया, वह क्षण मात्र में इस भांति भूमस्थ हो गया, मानो उसका अस्तित्व ही नहीं था। उसका एक चिन्ह भी नहीं दिखाई देता। क्या वह विशाल अट्टालिका भाभी की केवल माया रचना थी? हाँ, जीवन कितना निरर्थक सिद्ध हुआ। विषय लिप्सा तूने मुझे कहीं का न रखा। मैं आंख तेज करके तेरे पीछे पीछे चला, तूने मुझे इस घातक भंवर में डाल दिया। मैं अब किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं। संपत्ति, मान, अधिकार किसी का शौक नहीं। इसके बिना भी आदमी सुखी रह सकता है, बल्कि सच पूछो तो सुख इनसे मुक्त रहने में है। शोक ये है कि मैं अल्पांश में ही से इसका भागी नहीं बन सकता। लोग इसे मेरे विषय प्रेम की यंत्रणा समझेंगे, कहेंगे कि बेटे ने बाप का कैसा मान मर्दन किया, कैसी फटकार बताई। यह व्यंग, ये अपमान कौन सहेगा? हाँ, मुझे पहले से संत का ज्ञान हो जाता तो आज मैं पूज्य समझा जाता, त्यागी पुत्र का धर्मज्ञ पिता कहलाने का गौरव प्राप्त करता। प्रारब्ध ने कैसा गुप्त आघात किया। अब क्यों जिंदा रहूं? इसीलिए कि तू मेरी दुर्गति और उपहास कर खुश हो, मेरे प्राण पीड़ा पर तालियां बजाए। नहीं, अब इतना लज्जाहीन, इतना बेहया नहीं हूँ। हाँ विद्या, मैंने तेरे साथ कितना अत्याचार किया। तू सती थी, मैंने तुझे पैरों तले रौंदा। मेरी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी। देवी, इस पतित आत्मा पर दया कर। इन्हीं दुखमय भावों में डूबे हुए ज्ञान शंकर नदी के किनारे आ पहुँचे। घाटों पर इधर उधर साँड़ बैठे थे। नदी का मलिन मध्यम स्वर नीरवता को और भी नीरव बना रहा था। ज्ञान शंकर ने नदी को कातर नेत्रों से देखा। उनका शरीर काँप उठा, वह रोने लगे। उनका दुख नदी से कहीं अपार था। जीवन की घटनाएं सिनेमा चित्रों के सदृश उनके सामने मूर्तिमान हो गईं। उनकी कुटिलताएं
आकाश के तारागण से भी उज्ज्वल थीं। उन्होंने मन में प्रश्न किया, क्या मरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है? नैराश ने कहा, नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं। वह घाट के एक पील पाए पर जाकर खड़े हो गए। दोनों हाथ तौले जैसे चिड़िया पर तौलती है, पर पैर न उठे। मन ने कहा, तुम भी प्रेमाश्रम में क्यों नहीं चले जाते? ग्लानि से जवाब दिया, कौन मुंह लेकर जाऊं? मरना तो नहीं चाहता, पर जीऊं कैसे? हाय, मैं जबरन मरा जा रहा हूँ। ये सोचकर ज्ञान शंकर जोर से रो उठे। आंसू की झड़ी लग गई। शोक और भी अथाह हो गया। चित्त की समस्त वृत्तियां इस अथाह शोक में निमग्न हो गईं। धरती और आकाश, जल और थल सब इसी शोक सागर में समा गए। वह एक अचेत शून्य दशा में उठे और गंगा में कूद पड़े। शीतल जल ने हृदय को शांत कर दिया। तो ये था आज का भाग। अब इसका उपसंहार है। 2 साल हो गए हैं, संध्या का समय है। बाबू माया शंकर घोड़े पर सवार लखनपुर में दाखिल हुए। उन्हें वहाँ रौनक और साफ दिखाई दी। प्रायः सभी द्वारों पर सायवान थे। उनमें बड़े बड़े तख्ते बिछे थे। अधिकांश घरों पर सफ़ेदी हो गई थी। फूस के झोपड़े गायब हो गए। अब सब घरों का खपरेल थे। द्वारों पर बैलों के लिए पक्की चरनियाँ थीं। कई द्वारों पर घोड़े बंधे हुए नजर आते थे। पुराने चौपाल में पाठशाला थी। उसके सामने एक पक्का कुआं धर्मशाला थी। मायाशंकर को देखते ही लोग अपने काम छोड़कर दौड़े और एक क्षण में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। मायाशंकर सुक्खू चौधरी के मंदिर पर रुके। वहाँ इस वक्त बड़ी बहार थी। मंदिर के सामने सहन में भांति भांति के फूल खिले थे। चबूतरे पर चौधरी बैठे हुए रामायण पढ़ रहे थे। कई स्त्रियां बैठी हुई सुन रही थीं। मायाशंकर घोड़े से उतरकर चबूतरे पर जा बैठे। सुखदास हकबकाकर खड़े हो गए। पूछा, सब कुशल है? क्या अभी चले आ रहे हैं? माया, हाँ, मैंने कहा चलूं, तुम लोगों से भेंट करता जाऊं। सुख, बड़ी कृपा की, हमारे धन्य भाग की, घर बैठे स्वामी के दर्शन हुए। यह कहकर वह लपके घर में गए। एक ऊनी कालीन लाकर बिछा दी। कलसे से पानी खींचा, शरबत घोलने लगे। मायाशंकर ने हाथ मुंह धोया, शरबत पिया। घोड़े की लगाम उतार रहे थे कि कादिर खां ने सलाम किया। माया ने कहा, कहिए खां साहब, मिजाज तो अच्छा है। कादिर, सब अल्लाह तल्ला का फजल है। तुम्हारे जान माल की खैर मनाया करते हैं। आज तो रहना होगा ना? माया, यही इरादा करके तो चला हूँ। थोड़ी देर में वहाँ गांव के सब छोटे बड़े आ पहुँचे। इधर उधर की बातें होने लगीं। कादिरों ने पूछा, बेटा, आजकल काउंसिल में क्या हो रहा है? आसामियों पर कुछ निगाह होने की आशा है कि नहीं? माया, हाँ है। चचा साहब, उनके मित्र लोग बड़ा जोर लगा रहे हैं। आशा है जल्दी ही कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। कादिर, अल्लाह उनकी मेहनत सफल करे। और क्या हुआ? और क्या दुआ दें? रोए रोए से तो दुआ निकल रही है। काश्तकारों की दशा बहुत सुधरी है बेटा। मुझी को देखो, पहले 20 बीघे का काश्तगार था। 100 रुपये लगान देना पड़ता था। 10-20 रुपये साल नजराने में निकल जाते थे। अब जुमला 20 रुपये लगान है और नजराना भी नहीं लगता। पहले अनाज खलिहान से घर तक न आता था। आपके चपरासी कारिंदे वहीं गला दबा कर तुलवा लेते थे। अब अनाज घर में भरते हैं, सुबीते से बेचते हैं। 2 साल में कुछ नहीं तो 300-400 बचे होंगे। 150 की एक जोड़ी बैल लाए, घर की मरम्मत कराई, सायवान डाला, हाड़ियों की जगह तावे और पीतल के बर्तन लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब किसी की धौंस नहीं। मालगुजारी दाखिल करके चुपचाप घर चले आते हैं। नहीं तो हरदम जान सूली पर चढ़ी रहती थी। अब अल्लाह की इबादत में जी लगता है, नहीं तो नमाज भी बोझ मालूम होती थी। माया, तुम्हारा क्या हाल है दुखरन भगत? दुखरन भैया, अब तुम्हारे अकवाल से सब खुश है। अब जान बढ़ता है कि हम भी आदमी हैं। नहीं तो पहले बैलों से भी गए बीते थे। बैल तो हर से आता है तो आराम से भोजन करके सो जाता है। यहाँ हर से आकर बैल की फिक्र करनी पड़ती। उससे छुट्टी मिले तो कारिंदे साहब की खुशामद करने जाते। वहाँ से 10-11 बजे लौटते तो भोजन मिलता। 15 बीघे का काश्तगार था। 10 बीघे मौरूसी थे। उसके 50 बीघे सिकमी जोतते थे। उनके 60 देने पड़ते थे। अब 15 बीघे के कुल 30 रुपये देने पड़ते हैं। हरी बेगारी गजर नियाज सबसे गला छूटा। 2 साल में 300-400 हाथ हो गए। 100 रुपये की एक पछाई भैंस लाया हूँ। कुछ कर्जा था, चुका दिया। सुखदास, और तबला हारमोनियम लिया है? वह क्यों नहीं कहते?
एक पक्का कुआं बनवाया है, उसे क्यों छिपाते हो? भैया ये पहले ठाकुर जी के बड़े भगत थे। एक बार बेगार में पकड़े गए तो आकर ठाकुर जी पर क्रोध उतारा और उनकी प्रतिमा को तोड़ फाड़ कर फेंक दिया। अब फिर ठाकुर जी के चरणों में इनकी श्रद्धा हो गई। भजन कीर्तन का सब सामान इन्होंने ही मंगवाया है। दुखरन छिपाऊं क्यों, मालिक से कौन पर्दा, ये सब इन्हीं का इकबाल तो है। माया, ये बातें चचा जी सुनते तो फूले न समाते। कल्लू, भैया सच पूछो तो चांदी मेरी है, रंक से राजा हो गए। पहले 6 बीघे का आसामी था, अब सिकमी 72 रुपये लगान के देने पड़ते हैं। उन पर हरदम गौस मियाँ की चिरौरी किया करता था, कहीं खेत न छीन ले। 50 रुपये खाली नजराना लगता था, पियादों की पूजा अलग करनी पड़ती थी। अब कुल 9 रुपये का लगान देता हूँ। 2 साल से आदमी बन गया। फूस के झोपड़े में रहता था, अब की मकान बनवा लिया। पहले हरदम धड़का लगा रहता था कि कोई कारिंदे से मेरी चुगली न कराया हो। अब आनंद से मीठी नींद सोता हूँ और तुम्हारा जस गाता हूँ। माया, सुक्खू चौधरी से, तुम्हारी खेती तो सब मजदूरों से ही होती होगी, तुम्हें भजन भाव से छुट्टी कहाँ? सुक्खू हंसकर, भैया मुझे अब खेती बाड़ी करके क्या करना, अब तो यही अभिलाषा है कि भगवान का भजन करते करते यहाँ से सिधार जाऊँ। मैंने अपने 40 बीघे उन बेचारों को दे दिए हैं जिनके हिस्से में कुछ ना पड़ा। वह इस तरह 7-8 घर जो पहले मजूरी करते थे, बेगार के मारे मजूरी भी ना करने पाते थे, अब भले आदमी हो गए। मेरा अपना निर्वाह भिक्षा से हो जाता है। हाँ, इच्छापूर्ण भिक्षा यहीं मिल जाती है, किसी दूसरे गांव में पेट के लिए नहीं जाना पड़ता। 2-4 साधु संत नित्य आते हैं, उसी भिक्षा में उनका सत्कार भी हो जाता है। माया, आज विशेषर साह नहीं दिखाई दिए, सुखू किसी काम से गए होंगे। वह भी अब पहले से मज़े में है, दुकान बहुत बढ़ा ली, लेन देन कम करते हैं। पहले रुपयों में आने से ब्याज कम न लेते थे, अब क्या करते हैं, कितने की आसामियों से कौड़ी वसूल ना होती थी, रुपए मारे पड़ते थे, उनकी कसर ब्याज से निकालते थे। अब रुपए सैकड़ों ब्याज देते हैं, किसी के यहाँ रुपए डूबने का डर नहीं। दुकान भी अच्छी चलती है। लश्करों में पहले दिवाला निकल जाता था, अब एक तो गांव का बल है, कोई रोब नहीं जमा सकता, और जो कुछ थोड़ा बहुत घाटा हुआ गांव वाले पूरा कर देते हैं। इतने में बलराज रेशमी साफा बांधे मिर्जई पहने घोड़े पर सवार आता दिखाई दिया। प्रेम शंकर को देखते ही बेधड़क घोड़े से कूद पड़ा, उनके चरण स्पर्श किए। वह अब जिला सभा का सदस्य था, उसी जलसे से लौट रहा था। माया ने मुस्कुराकर कहा, कहिए मेंबर साहब, क्या खबर है? बलराज, हुजूर की दुआ से अच्छी तरह हूँ, आप तो मज़े में हैं। बोर्ड के जलसे में गया था, बहस छिड़ गई, वहीं चिराग जल गया। माया, आज बोर्ड में क्या था? बलराज, यही बेगार का प्रश्न छिड़ा था, खूब गर्मा गर्म बहस हुई। मेरा प्रस्ताव था कि जिले का कोई हाकिम देहात में जाकर गांव वालों से किसी तरह की खिदमत का काम न ले। पानी भरना, घास छीलना, झाड़ू लगाना, जो रसद दरकार हो वह गांव के मुखिया से कह दी जाए और बाजार भाव से उसी दाम चुका दिया जाए। इस पर दोनों तहसीलदार और कई हुक्काम बहुत भन्नाए, कहने लगे इससे सरकारी काम में बड़ा हर्जा होगा। मैंने भी जीभ खोल कर जो कुछ कहते बना कहा, सरकारी काम प्रजा को कष्ट देकर और उनका अपमान करके नहीं होना चाहिए, हर्ज होता है तो होने दो। दिल लगी यह है कि कई जमींदार हुक्काम के पक्ष में थे। मैंने उन लोगों की खूब खबर ली, अंत में मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। देखे जिलाधीश क्या फैसला करते हैं। मेरा एक प्रस्ताव यह भी था कि निर्ख खाननामा लिखने के लिए एक सब कमेटी बनाई जाए जिसमें अधिकांश व्यापारी लोग हों। यह नहीं कि तहसीलदार ने कलम उठाया, मनमाना निर्ख लिखकर चलता किया। वह प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। माया, मैं इन सफलताओं पर तुम्हें बधाई देता हूँ। बलराज, ये सब आपका अखबार है, यहाँ पहले कोई अखबार का नाम भी न जानता था, अब कई अच्छे अच्छे पत्र आते हैं। सवेरे आपको वाचनालय दिखाऊंगा। गांव के लोग यथा योग्य 1 रुपये 2 रुपये मासिक चंदा देते हैं, नहीं तो पहले हम लोग मिलकर पत्र मंगाते थे, सारा गांव बिदकता था। जब कोई अफसर दौरे पर आता, कारिंदा साहब झट उससे मेरी शिकायत करते। अब आपकी दया से गांव में राम राज है, आपको किसी दूसरे गांव में पूसा और मुजफ्फरपुर का गेहूं ना दिखाई देगा। हम लोगों ने अब की मिलकर
दोनों कोनों से बीज मंगवाए और डेवढ़ी पैदावार होने की पूरी आशा है। पहले यहाँ डर के मारे कोई कपास बोता नहीं था। मैंने अब की मालवा नागपुर से बीज मंगवाए और गांव में बांट दिए। खूब कपास हुई। ये सब काम गरीब आसामियों के मान के नहीं है, जिनको पेट भर भोजन नहीं मिलता। सारी पैदावार लगान और महाजन के भेंट हो जाती है। यही बातें करते करते भोजन का समय आ पहुंचा। लोग भोजन करने गए। माया शंकर ने भी पूरियाँ दूध में मलकर खाई। दूध पिया और फिर लेटे। थोड़ी देर में लोग खा पी कर आ गए। गाने बजाने की ठहरी। कल्लू ने गाया, कादिर ने 2-3 पद सुनाए, रामायण का पाठ हुआ। सुखदास ने कबीर पंथी के भजन सुनाए। कल्लू ने एक नकल की। 2-3 घंटे खूब चहल पहल रही। माया को बड़ा आनंद आया। उसने भी कई अच्छी चीज़ें सुनाई। लोग उनके स्वर माधुर्य पर मुग्ध हो गए। सहसा बलराज ने कहा, बाबूजी, आपने सुना नहीं? मियाँ फैजुल्ला पर जो मुकदमा चल रहा था, उसका आज फैसला सुना दिया गया। अपनी पड़ोसिन बुढ़िया के घर में घुसकर चोरी की थी। 3 साल की सजा हो गई। डपट सिंह ने कहा, बहुत अच्छा। 100 मेत पड़ जाते तो और भी अच्छा होता। ये हम लोगों की आह पड़ी है। माया, बिंदा महाराज और करतार सिंह का भी कहीं पता है कि नहीं? बलराज, जी हाँ, बिंदा महाराज तो यहीं रहते हैं। उनके निर्वाह के लिए हम लोगों ने उन्हें यहाँ उभय बना दिया है। करतार पुलिस में भर्ती हो गए। 10 बजते बजते लोग विदा हुए। माया शंकर ऐसे प्रसन्न थे मानो स्वर्ग में बैठे हुए हों। स्वार्थ से भी माया के फंदों में फंसे हुए मनुष्य को यह शांति, ये सुख, ये आनंद और ये आत्म उल्लास कहाँ नसीब। तो ये था प्रेमाश्रम का अंतिम भाग उपसंहार सहित। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। अगला उपन्यास आपके सम्मुख मैं मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ गोदान लेकर उपस्थित होती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। ठीक ले।
नहीं तो हाँ अब तो रील वाला जमाना है, सब खेती हो गया। बढ़िया। और भैया भैया सब लोग सही भैया। ना दीदी वहाँ पर घर पर है। हाँ हमारा भैया खैर चल रहा है, चल है तो सब। हाँ तैयारी भैया, हम किताबें नहीं आए थे, हमने खून कराई गई। ठीक है वो भी, मतलब ऐसे ही बता रहे हैं, फोन से बातचीत करने की नहीं होती, नहीं होती है। हाँ ना 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 ऐसा नहीं, बातें नहीं होती। नया क्या 14 तारीख को भैया ध्यान रखना, 14 फरवरी। हाँ 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 बिल्कुल, मतलब पिछली बार दीदी अभी हमारा भी ये मतलब था, उतना बहुत पैसे बहुत हो गया था। अच्छा हाँ 14 तारीख है, ये याद रखना, आराम से आना। हालांकि देखो कार्ड वगैरह पहुँचेगा वैसे, लेकिन प्रवेश के लिए कंफर्म कर देगा। हाँ हाँ वो 2-3 दिन पहले हुई थी। ফলো করে চলে যাচ্ছে লাভ হয়। बहुत दिन से लगाया नहीं तुमने, लगाया नहीं बहुत दिन से। तो देखेंगे उसको बड़ा बड़ा फिर लगाएंगे। यार वो थे इधर शाम की हो गई तो मैं दिखूँ। यहाँ पर मैं उससे रुकी थी पाचू, उससे रुकी थी मगर रुका था कि नहीं। हाँ सोमवार को गए होंगे। अरे कहाँ करना है, किससे भैया करना है। अब इकट्ठी बात करनी 14 तारीख के बाद। 9 तारीख तक है। उसके बाद तैयारी। ठीक भैया खुद भैया। अमन समझ गए थे। अरे अमन ₹5 अरे बदी फैन सुनाए क्या बताएं। ये यार कोई बढ़िया फोन मेरा 15,000 का रेडमी नोट 11 प्रो। ये क्या है जरा देखें इसको। नहीं यार आपने ना किसी और से करा लिया था साइन अप, सुबह होस्ट सुबह ही करा देती हूँ ना मैं। वाह कल पेपर है और ये लड़का यार इसलिए रह गया। थोड़ा पढ़ लो, कहाँ गया इतना तो पढ़ लो कि यूपी का तो ना मैं, और हाँ यूपी का तो और कोई बोलेगा तो मैं आपको करा दूँगी। और फ्रेंड है उससे पूछती हूँ कि उसका साइन अप, आप उसको ना डेली कर सकते हो, मेरी एक फ्रेंड है उस वो साइन अप लेती है, उससे पूछती हूँ मैं एक बार। अंजलि आरुषि नायरा साइड है संगई।
मैं उससे ना पूछ के बताती हूँ, अगर उसको साइन अप चाहिएगा तो ब्रॉड पे बैठे रहो आप। ये भी सुंदर लग रहा है रियलमी का। Redmi का। अरे यार, पागल कर लिया यार।